नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो आप जरूर साइंस के पेपर में धमाल मचाना चाहते होंगे। यानी साइंस 1 के पेपर में आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो स्ट्रेटेजीज जिससे आप साइंस 1 के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो 3 स्ट्रेटजीज की बात करेंगे और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में दी गई सारी बातों को ध्यान रखकर सारे स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं अपने साइंस 1 के बोर्ड एग्जाम में। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये सारी स्ट्रेटजीज पूरी तरीकों से अप्लाई करनी होंगी। तो बात करते हैं आखिर ये स्ट्रेटजीज है क्या। नंबर 1 स्ट्रेटजीज, वेटेज ऑफ चैप्टर्स इन बोर्ड एग्जाम। नंबर 1 स्ट्रेटजीज में हम सारे चैप्टर्स को देखेंगे और उसका वेटेज, जिसे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज कैरी करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2 स्ट्रेटजी ये है कि इन्हीं सभी वेटेज कैरिंग चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस डायग्राम्स को देखेंगे। नंबर 3 स्ट्रेटजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस और काफी रिसर्च से ये बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट बोर्ड में आ सकता है और उसके आंसर्स भी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी स्ट्रेटजीज को देखते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, वेटेज ऑफ चैप्टर्स। अगर मैं बात करूं साइंस 1 सब्जेक्ट की तो यहाँ पर सभी चैप्टर्स के वेटेज हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक दिया गया है। टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होता है विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन 20 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि ऑप्शन में होते हैं। टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होता है जो कि 20 मार्क्स हमें ऑप्शन में होते हैं। ओवरऑल 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आते हैं और विद ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें सेकंड चैप्टर की, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, विद ऑप्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें थर्ड चैप्टर की, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें फोर्थ चैप्टर की, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें फिफ्थ चैप्टर की, जो कि है हीट। विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें सिक्स चैप्टर की, जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें 7 चैप्टर की, जो कि है लेंसेज। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें 8 चैप्टर की, जो कि है मेटलर्जी। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें 9th चैप्टर की, जो कि है कार्बन कंपाउंड। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें 10th चैप्टर की, जो कि है स्पेस मिशन। विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और विद ऑप्शन 5 मार्क्स के आते हैं। चलो, मार्क्स तो मालूम पड़ गया, लेकिन इसका करना क्या है। इससे हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि किस चैप्टर में ज्यादा वेटेज है और उसी चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सकें। अभी लॉजिकल तरीके से सोचे तो अगर हम विदाउट ऑप्शन वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट चैप्टर से लेके 10th चैप्टर तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से सोचे तो हम फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक ही पढ़ें तो भी हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम विद ऑप्शन वाले वेटेज फर्स्ट टू 8 चैप्टर तक जोड़ें तो 42 मार्क्स होते हैं। अगर हम गधे वाली मेहनत ना करके स्मार्ट तरीके से मेहनत करें तो फर्स्ट चैप्टर टू 8 चैप्टर तक पढ़ें तो भी हम क्रैक कर सकते हैं बोर्ड को। फर्स्ट टू 8 चैप्टर तक ही पढ़ के हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स को अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को एकदम अच्छे से हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप साइंस के एग्जाम में 4 देंगे। अगर आप कोई भी 8 चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में मैं ये बात करूंगा कि कैसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर भी आप 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेन बात यह है कि अगर आप कोई भी 8 चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, खाली 8 चैप्टर कोई भी 8 चैप्टर पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी में।
स्ट्रेटजी नंबर 2 में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे साइंस 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इन सभी को चैप्टर वाइज देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आप सॉल्व करके घर पे प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो आपका 100% 40 आउट ऑफ 40 आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको देखने को मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके ग्रेविटेशन चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से आंसर द फॉलोइंग में कोई एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है आने वाला। तो आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो फर्स्ट डायग्राम आपने देखा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि केपलर्स के लॉ में ये डायग्राम है तो ये पूछा जा सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ग्रेविटेशन चैप्टर से अधिकतर ज्यादा देखा गया है केपलर्स के लॉ, तीनों लॉ समझाना और उनके पूरे डायग्राम को बताना, यही ज्यादा करके आया जाता है। तो उसके बाद आपको पूछा जा सकता है अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वाला डायग्राम, ये दोनों भी याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको ये जो छोटू सा दिख रहा है V इक्वल्स टू GT, S इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है लेकिन 11th में बहुत काम आता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर जो कि है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट, यानी जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब पढ़ लेना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स के आपको आने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता रहेगा तो आप इसके जितने भी कोई भी अगर एलिमेंट आपको रैंडम एलिमेंट दे दिया जाएगा तो आप वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको राइट द साइंटिफिक रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे साइंटिफिक रीजन तो आपको सब आना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रीजन का 1-2 क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको राइट द नेम्स एंड द सिंबल्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। फिर आता है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का इंपॉर्टेंट डायग्राम। इंपॉर्टेंट डायग्राम तो इस चैप्टर में फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है तो फिर भी हम डोमिनायर के ट्राइड्स को पढ़ सकते हैं। डोमिनायर ट्राइड का क्या पता अगर पूछ ले तो आपको आना चाहिए, तो करके जाना, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आपको कम से कम ये तो मालूम रहेगा ना क्या करना है। फिर आती है दूसरे डायग्राम की बारी जिसमें हमें डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ये जो देखने को मिलता है मेटल एंड नॉन मेटल का डायग्राम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी ठीक है, लेकिन ये सब आने वाला नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, याद करके चले जाना। फिर आता है हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट दिख रहा है वो पढ़ लेना। उसके साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के दिख रहे हैं सब पढ़ लेना। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है गिव साइंटिफिक रीजन। गिव साइंटिफिक रीजन तो भैया 2 मार्क्स का आता ही है, वो तो पढ़ ही लेना। साइंटिफिक रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसको जरूर करके जाना। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर टू द फॉलोइंग। इस वाले क्वेश्चन में आपको जितने भी ए से लेके ई तक क्वेश्चन दिख रहे हैं सब आप पढ़ लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आने वाला है 3 मार्क्स का, तो इसको पढ़ के जरूर जाना। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल मत पढ़ना, ये नहीं आ सकता, लेकिन अगर समझ के जाते हो तो ठीक ही रहेगा। तो अब बारी आती है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में कोई डायग्राम तो दिया नहीं है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हो तो आप कर लोगे, लेकिन ये तो आने वाला एग्जाम में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लेना। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो 4th चैप्टर है हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टेल मी ऑड वन आउट, गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए आता है, तो ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस। एक्सप्लेन द डिफरेंस में आपको AC जनरेटर एंड DC जनरेटर पढ़ के आना है। आपको AC एंड DC के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो भी डिफरेंशिएट करते हुए, तो ये पढ़ लेना। फिर आता है हमारा 3rd क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन चार्जिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो आएगा ही, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो ये पढ़ लेना। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज इट इफेक्ट्स। ये आता है, ये भी पढ़ लो, क्योंकि
रिस्क नहीं ले सकते ना, इसको भी पढ़ लेना। कि जो सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बचा है वो एक्चुअली में डायग्राम है, तो मैं डायग्राम वाले सेक्शन में बता दूंगा। गिव साइंटिफिक रीजन पढ़ लेना, यहाँ पे जितना भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये भी पढ़ लेना। ये भी आ सकता है बट ज़्यादा करके आता तो नहीं है। उसके बाद सारे डायग्राम्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएंगे। तो अब हमारा फोर्थ चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम। अगर देखें तो फर्स्ट डायग्राम आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिक फोर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो ये प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा देखो कबोर्ड वाला जो दिख रहा है आपको कबोर्ड, ये भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये जो दिया गया है, फ्लेमिंग्स का हैंड रूल और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के बात करूंगा, तो साथ ही साथ जिनको मैं मार्क करते चल रहा हूँ उनके ऊपर आप ध्यान देते रहिए क्योंकि ये सब आ सकते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट पासिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, उसके बाद देखोगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये नहीं बनाना है, ये जो हाथ दिख रहा है ये नहीं बनाना है आपको। ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, फोर्स ऑन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बनाना है। तो ठीक है, जब भी आपको बोर्ड में पूछा जाए, अगर आता भी है तो आप नीचे वाला जो दिया है ना फ्लेमिंग्स हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला बनाना, ठीक है, ऊपर वाला मत बनाना। तो ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल एंड वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल एंड वर्किंग में आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है। वैसे तो इतना डिफिकल्ट डायग्राम नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन आपसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछ सकता है, तो ऊपर वाला ध्यान से देख लो, वो हाथ के हिसाब से है। और हाँ, लेकिन बनाना आपको नीचे वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इन सभी का प्रैक्टिस कर लो, उसमें से कोई एक आ सकता है। चलते हैं फिफ्थ चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा हीट। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इस चैप्टर में अगर देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर में है सब पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ो मत। फिर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ विल यू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटली दैट डिफरेंट सब्सटेंस, तो ये भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिसाइडिंग द यूनिट फॉर द हीट विच टेम्परेचर इंटरवल इज चूजन बाय, तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझ लो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हाँ, हीट वाले चैप्टर में आपको ग्राफ और टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बहुत पूछे जाएंगे, तो ये ग्राफ और टाइम रिलेटेड हीट चैप्टर के बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, कंसीडर द चेंज इन वॉल्यूम वाटर। अब ये ग्राफ है, तो ग्राफ तो भैया मैंने बोला कि आप पढ़ लेना, सब ग्राफ पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में आप देख रहे हो A, B, C, इसमें से C वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और B वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप A और B पढ़ो क्योंकि इनके ज़्यादा चांसेस है आने के। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग जो कि है आपको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आंसर द फॉलोइंग 2 मार्क्स के लिए आता है। तो हीट चैप्टर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो आप पूरा पढ़ लो, आंसर द फॉलोइंग सब पढ़ लो। फिर उसके बाद आप देखोगे न्यूमेरिकल। बेसिकली हम लोग को न्यूमेरिकल में करना क्या है, हमारा जितना भी साइंस 1 का चैप्टर है सब में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, अगर आप ये वीडियो 1 महीने पहले देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये पूरा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर डालो घर पे, क्योंकि हीट चैप्टर में नहीं है, साइंस 1 के सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। फिर अगर मैं बात करूँ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, अब इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप पैराग्राफ सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लो, इससे अच्छा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आप बिंदास कर सकते हो। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हो तो न्यूमेरिकल अगर मान लो कोई भी चैप्टर से आता है तो आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप 1 महीने पहले से ये वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में आपको देखने को मिलता है होप अपैरेटस। होप अपैरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। फिर उसके बाद टाइम ग्राफ भी आप ये कर लेना, ये भी नहीं आ सकता है लेकिन कर लेना आप। फिर उसके बाद देखते हैं बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, ये तो पक्का आने वाला है क्योंकि ये 2018 के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।
तो जो मैंने पहले बताया होप अपैरेटस और बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, तो इस चैप्टर में खाली 2 ही डायग्राम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों डायग्राम्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं 6 चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सारा याद करना है, सारा पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रूव द क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी पढ़ लेना। आपको ऊपर से देख लो, समझ जाओ कॉन्सेप्ट, वैसे तो सभी पढ़ना है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। एक न्यूमेरिकल, अगर कोई भी चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो भाई आपका काम बन जाएगा। लेकिन बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना रहता है, तो ये तो आप कर लोगे, ईजी है। तो इसके लिए मुझे लगता है कॉन्सेप्ट का ज़रूरत लगेगा, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है ये, तो आप इसे कॉन्सेप्चुअली याद कर लें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, तो इसको आप याद करके रखो। मतलब एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लो बना के। इसमें देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक ग्लास से पास हो रहा है लाइट, तो ये पूरा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे देखो डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम। उसके बाद यहाँ पे तीनों जो ये है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिफरेंट मीडिया, यानी डिफरेंट मीडियम में जाते हैं तो उनका क्या होता है वो भी याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपको रैम्बो कैसे बन रहा है वो भी बताना है, वो भी आप डायग्राम याद कर सकते हो। वैसे तो ये सब आता नहीं है। फिर उसके बाद देखोगे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट रे कैसे फॉर्म हो रहा है, लाइट पास हो रही है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है खाली। तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लेंसेस। तो इस चैप्टर के चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर मैं इनके क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग। तो ये तो कर ही लेना भैया, फार साइड टिचनेस, प्रेसो बायोपिया, नियर साइड टिचनेस, क्योंकि ये आपसे पूछने वाला है ना। तो ये कॉलम पढ़ लेना पूरा अच्छे से, कॉलम 1 कॉलम 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ज़्यादा कर क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे डायग्राम्स बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आपको ड्रॉ फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। तो लेंस के सारे आपको फिगर्स आने चाहिए, वही डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ, तो आगे वो देख लेंगे। तो फिर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये सारे न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल्स की मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करके ही जाना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर आएगा, वो भी 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स कैरी करेगा। तो बिल्कुल से प्रैक्टिस कर लेना, इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 3, एट विच पोजीशन विल यू कीप एन इमेज। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये सब डायग्राम में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे है गिव साइंटिफिक रीजन। गिव साइंटिफिक रीजन में तीनों A, B, C ये तीनों पढ़ लेना, क्योंकि ये आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ लेना। फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में आपको फार साइड थिकनेस एंड नियर साइड थिकनेस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे व्हाट इज फंक्शन ऑफ इरीज एंड द मसल्स कनेक्टेड टू द लेंस इन ह्यूमन आई। ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने क्या बोला था, 1st to 8th चैप्टर, यानी कोई भी 8 चैप्टर यानी 8 चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो आपका 40 आउट ऑफ 40 तो आना ही है। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करूँ तो फर्स्ट डायग्राम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस में आपको पहले कन्वर्जिंग लेंस पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद अगर देखें तो फिर उसके बाद आता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आ सकता है, तो प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलता है लेंस के रूल। यहाँ पे रूल नंबर 1 दिया है, रूल नंबर 2 दिया है, रूल नंबर 3, ये तीनों प्रिपेयर कर लेना। इंसिडेंट रे कैसे पास हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे फिर कैसे फॉर्म हो रहा है, वो सारे चीज़ों को फॉर्म पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लेना, वैसे तो पूछेगा नहीं।
फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है रियल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से कैसे रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, ये वाला भी डायग्राम। इस डायग्राम में रियल इमेज फॉर्म हो रहा है कन्वेक्स लेंस से। ये भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना, भूलना मत। और हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे एक कैसे आई लीड और प्यूपिल स्क्लेरा इरिस, ये सब दिया गया है। तो इतना भारी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई तो पूछेगा नहीं आपसे, तो ये मत पढ़ना। फिर उसके बाद ये पढ़ लो आप, ये पूछ सकता है, तो ये आप दिमाग में एक बार आप फिट कर लेना, यानी स्केच बना के घर पे प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की। फिर उसके बाद देखते हैं नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ये दोनों एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी प्रिपेयर कर लेना। और यहाँ पे आपसे पूछता है नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ये दोनों पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे मायोपिया आई और हाइपर मेट्रोपिया आई, ये दोनों पढ़ लेना। करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस और करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस, ये जो तीनों डायग्राम दिए ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर्स आपको, जो कि डाइजेस्ट वगैरह प्रेफर कर सकते हो, डाइजेस्ट में देख सकते हो, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप माइक्रोस्कोप, जो कि यहाँ पे एक पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों दिया है। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज रखा गया तो लेंस कैसे दिखेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया तो कैसे दिखेगा, ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे आपको दिखता है ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस, ये मत करना, ये बोर्ड एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आएगा। तो चलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा 8th चैप्टर मेटलर्जी। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन राइट नेम्स। राइट नेम्स में भैया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखते हैं मेक पेयर्स ऑफ सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ मेटल एंड देयर ओर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी पढ़ लो, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, मेटलर्जी और ओरेस मिनरल्स गैंग यू, इसमें से देखो मेटलर्जी और मिनरल्स, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़ लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट साइंटिफिक रीजन। राइट साइंटिफिक रीजन में सब पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो यहाँ पे देखिए राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। केमिकल इक्वेशन आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये पूरा प्रिपेयर कर लो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन जो ये दिया है, ये पूरा पढ़ लो भाई। कंप्लीट द सेंटेंस वाला तो भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सोडियम सॉल्यूशन, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल A:281, ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपको और मिलते हैं तो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये मार्क्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, तो मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, डिवाइड मेटल, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव, इन सभी में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करूं तो ये देख लो सामने, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 2018 के पेपर में आ चुका है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, इसको भूलना मत, जरा सा भी इग्नोर मत करना, ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम की बात करूं, यहाँ पे देखो विल्फी टेबल मेथड, ये भी है इंपॉर्टेंट डायग्राम, लेकिन ये सब नहीं आते हैं, इतने हार्ड डायग्राम्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मैं फर्स्ट वाला डायग्राम बताया था वो तो बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हाइड्रोलिक सेपरेशन और फोर्थ मिल याला सब आएगा। उसके बाद एट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि बेयर्स प्रोसेस से आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद आता है हमारा 9th चैप्टर, जो कि है कार्बन कंपाउंड। तो इस चैप्टर में भी हमेशा की तरह जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब पढ़ लेना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैच द पेयर, ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विदाउट शोइंग द सर्कल। अब ये जो है डॉट स्ट्रक्चर, ये तो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक डायग्राम है, ये भी मैं डायग्राम वाले सेक्शन में बता दूंगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म्स विद एग्जाम्पल। अब ये जो एक्सप्लेन द टर्म्स विद एग्जांपल है, इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड, हेटेरो एटम्स इन अ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, एल्केलेंस, इसमें से आप जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ डालना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको खाली IUPAC नेम लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन के टाइप बताने हैं, ये भी बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये भी पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग IUPAC नेम्स। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक जितना इसमें कितना है A से लेके H तक दिया है, तो पूरा प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आने वाला एग्जाम में, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ लेना। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो राइट आंसर डायरेक्ट ये भी पढ़ लो। तो अब बात करें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर से कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में कैसे बन रहा है, तो ये आपको ना ये पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रक्चर ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में 2021 में ये सब पूछा गया है। और हाँ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद देखोगे आप मॉडल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ये 2019 के पेपर में आया है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो, लाइन स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो, और ये जो सारे दिख रहे हैं ना, सारे डायग्राम्स आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सब की तैयारी घर से करके जानी है, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, और क्या बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये स्क्रीन पे, सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप, हेटेरो एटम, हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपको कोना कोपचा सब पढ़ना है, सब अपने घर पे बैठ के एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन पर। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद रीजन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप देखें, स्टेट विद रीजन वेदर द ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स तो भैया ऑब्जेक्टिव है, तो ये पूरा पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, तो वो सब न्यूमेरिकल है, वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन आपने पहले ही चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर ली, तो इसको मत करना। फिर आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तो पूरा कर लेना। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये सब जो है पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली कुछ तो डायग्राम आते नहीं है, लेकिन आपसे कुछ अगर पूछ लिया टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, तो ये पढ़ के चले जाना। पूछ सकता है आपसे नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड द लॉन्च व्हीकल पूछ सकता है, और फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट्स। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लेना। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो डायग्राम ये भी नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ अगर आप जानकारी के लिए पढ़ते हो तो ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रेटजी नंबर 3 पे। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको देने वाला हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और उसके चांसेस है। साथ ही साथ वो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और उसके भी प्रीवियस ईयर, यानी लास्ट 16 ईयर्स के पेपर के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि आपके सारे चैप्टर्स 1 to 10 सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सब आपके सामने बोर्ड में है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको अपीयर्स इन 10 क्वेश्चन पेपर, अपीयर्स इन 5 क्वेश्चन पेपर, ये नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कितने जैसे कि 3 इयर्स क्वेश्चन 3 इयर्स के लगातार पूछा गया है, 10 इयर्स लगातार पूछा गया है, 5 इयर्स लगातार पूछा गया है, ये दिया गया है ना। तो अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले देख रहे हो, तो आपके ये लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप ये भी करके चले जाओगे ना, तो आपको 30 to 35 मार्क्स तो आना ही आना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 10th बोर्ड में है ही क्या, साइंस 1 सब्जेक्ट से और क्या आ सकता है, और कुछ तो रॉकेट साइंस है नहीं, सब इसी का तो है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है
तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो सारे सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद। एग्जाम में जाइए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, आज से ही लग जाइए। ठीक है, और अगर आपकी ये वीडियो कुछ हेल्प लगी हो तो तब चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना भैया मत करो, मैं फोर्स नहीं करता। और हाँ, अगर इस वीडियो से किसी आपके दोस्त का भला हो जाए तो प्लीज़ उसे भेज देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। करेगा तू चीजों को अफोर्ड, आई ना कहे तू बस कोशिश कर, कहूँ मैं तुम्हें ना तो कोशिश पर, तोड़ मुझे क्या मिला वो दिल पर, क्या मिला तुम्हें और उसे मिलकर, जिन्हें कभी याद ही ना आई मेरी, उनके लिए गाने क्यों लिखूं मैं।